नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान की राजनीति में अब बिसात बिछ चुकी है लोकसभा चुनाव की। ऐसी बहुत सारी सीट है, लोकसभा क्षेत्र है, जहां पर दोनों राजनीतिक प्रमुख दलों ने अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं और उनमें से एक है मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ की अहम सीट, जहां से एक तरफ पार्टी के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मैदान में है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के अनुशासनात्मक कमेटी के चेयरपर्सन जो हैं उदयलाल आंजना, राजस्थान की गहलोत सरकार में मंत्री रहे। और इन दोनों के बीच जो मुकाबला होने वाला है उसमें किसको जीत हासिल होगी, किसे शिकस्त मिलेगी, ये सवाल है जो इस वक्त चित्तौड़गढ़ की जनता जिसका जवाब देगी। लोकसभा क्षेत्र में दोनों उम्मीदवारों की स्थिति कैसी है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी से सीबी यादव जी, डॉक्टर चेतन राजपुरोहित बीजेपी से, भुवनेश व्यास वरिष्ठ पत्रकार चित्तौड़गढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अविनाश चतुर्वेदी वरिष्ठ पत्रकार चित्तौड़गढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुकेश मुंद्रा वरिष्ठ पत्रकार चित्तौड़गढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजीव तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार जयपुर से, जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार जयपुर से और डॉक्टर मुनेश अरोड़ा हमारे साथ उदयपुर से जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत मुकेश मुंद्रा जी आपसे करना चाहेंगे। मुकेश जी, क्या स्थिति है चित्तौड़ में? जी, सभी दर्शकों को पहले नमस्कार और आपका धन्यवाद इस अवसर के लिए। अगर स्थिति की बात की जाए, एक मोटा-मोटा अगर हम अनुमान लगाएं तो मैं सबसे पहले यहाँ पर जो ये चित्तौड़गढ़ सीट है, ये सीट वो सीट है जो आजादी के बाद पहली बार जनसंघ ने जीती थी। जनसंघ ने जब ये चुनाव यहाँ पे जीता था, उसके बाद जो स्थिति रही मैं आपको उसके बारे में अवगत करा दूं कि 1980 से 1984 में यहाँ पे कांग्रेस रही, 1989, 91 और 96 में बीजेपी रही, 1998 में फिर से कांग्रेस रही, 1999 में से 2000 में फिर से बीजेपी रही, 2009 में कांग्रेस रही, 2014 और 2019 में बीजेपी अभी है, जो कि वर्तमान में सीपी जोशी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पे अभी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और जो अगर स्थिति की बात की जाए तो यहाँ के एक जो बहुत बड़ा समीकरण है, उस अगर हम जातिगत समीकरण की भी बात की जाए, जिस पर आगे के बहुत सारे इसका जो रिजल्ट आएगा वो इस पे जिस पे डिपेंड करता है। तो इस पे यहाँ की सीट के लिए ये कहा जाता है कि यहाँ पे ब्राह्मण और राजपूत दो जो जाति है समीकरण है, वो इस सीट का फैसला करते हैं। जी मीना जी। तो जो दो फैसला करने वाली जातियों के जंजाल से हमारा लोकसभा क्षेत्र कोई भी हो वो रह नहीं सकता, उससे बड़ी नहीं हो सकता। जातियां ही यहाँ पर तय करती है। जो हमारे साथ अविनाश चतुर्वेदी जी जुड़े हुए हैं चित्तौड़गढ़ से ही। चित्तौड़गढ़ से अविनाश चतुर्वेदी जी। अविनाश जी, जो जातिगत समीकरण है वो इस वक्त किसके पक्ष में है? देखिए, जातिगत समीकरण इस वक्त किसी के पक्ष में ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि ब्राह्मण और राजपूत के अलावा ओबीसी, एससी, एसटी भी बड़ी संख्या में यहाँ पर है और निश्चित तौर से कहीं कहीं निर्णायक स्थिति में वो भी रहते हैं। ऐसे में अपन केवल दो जाति के आधार पर इस सीट को मान लें ऐसा नहीं है, लेकिन जो समीकरण है, मोदी की लहर है या कांग्रेस का थोड़ा सा बैकलॉग है, उसको लेकर आपको जरूर चलना पड़ेगा कि किस तरह से चुनाव में निर्णय होता है। इन जाति के समीकरण पर जब बात करें तो यहाँ पे पहले जसवंत सिंह जी जैसे दिग्गज सांसद रहे हैं, गिरिजा व्यास जैसी दिग्गज सांसद रही है, सीपी जोशी स्वयं प्रदेश अध्यक्ष से लगातार पिछले 10 सालों से हैं। तो जातिगत समीकरण की बात करें तो ब्राह्मण राजपूत निश्चित तौर से यहाँ से दबदबा रखते हैं, लेकिन और जातियों को अपन इग्नोर नहीं कर सकते, उनको लेकर साथ लेकर भी रणनीति बनानी पड़ेगी, चलना पड़ेगा। जी, निश्चित रूप से लोकसभा का जो दायरा है वो बहुत बड़ा होता है और उसमें सिर्फ किसी एक जाति विशेष के आधार पर लोकसभा का उम्मीदवार चुनाव की योजना भी नहीं बना सकता, रणनीति भी नहीं बना सकता। संभाग के मुख्यालय पर बैठकर डॉक्टर मुनेश अरोड़ा
आप इस जी हॉट सर। सीट को, क्योंकि प्रदेश का अध्यक्ष अगर चुनाव लड़ रहा है बीजेपी का, तो निश्चित रूप जी से जी राजस्थान की अहम सीट चित्तौड़गढ़ है। वहां पर जी। उदयलाल आंजना के आने का क्या मायने हैं, क्या अर्थ है, डॉक्टर मुनेश अरोड़ा? देखिए मीना जी, उदयलाल आंजना क्योंकि अभी मंत्री रह चुके हैं और धन बल में भी काफी भारी पड़ते हैं और बहुत पुराने हैं, लंबे समय से लड़ रहे हैं। और सीपी जोशी एक्चुअली आप देखेंगे ना तो चित्तौड़गढ़ की सीट सीधा उदयपुर तक आती है। मावली कंस्टिट्यूंसी की जो है वो उदयपुर का पार्ट है एक तरह से। बिल्कुल 5 से 10 किलोमीटर दूर तक चित्तौड़गढ़ की सीट आके टच करती है। इधर प्रतापगढ़ को टच करती है, इधर आपके बड़ी सादड़ी को टच करती है, ऊपर बेगू को टच करती है। तो लंबी सीट है ये, कपासल भी आता है उसके अंदर। तो जो सीपी जोशी है वो प्रदेश अध्यक्ष होकर नाते उनके ऊपर पूरे प्रदेश का भार है, जबकि उदयलाल आंजना जो कि बीच में सुन रहे थे कि कांग्रेस छोड़कर जा सकते हैं, बीजेपी से हाथ मिला सकते हैं, और हम देख रहे हैं कि कांग्रेस में कोई वेट लिफ्टर जो बड़े बड़े नाम है वो चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हो रहे थे। उस बीच उदयलाल आंजना अब अगर नाम आ गया उनका तो वो नेचुरली टक्कर तो देंगे। हालांकि इन जितनी भी विधानसभा सीटें उदयपुर की है उसमें जैसे जो खुद चित्तौड़गढ़ की सीट है उस पे इंडिपेंडेंट चंद्र प्रकाश साकिया जीते हैं अभी भारतीय जनता पार्टी को हरा करके। और दूसरा, अगर सीपी जोशी की स्थिति इतनी मजबूत होती तो उन्हें मजबूर होकर जो कटारिया से लड़ाई लड़ी थी जनता सेना के रणधीर सिंह भिंडर ने 11 साल तक वो अलग रहे, और भिंडर का चुनाव को हमने बहुत कवर किया था, उसको वो लेकर भारतीय जनता पार्टी में आए। इसका मतलब कि जो गुलाब चंद कटारिया के साथ भिंडर की इतनी लंबे समय की लड़ाई थी और भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल उनको आउट कर रखा था, उनको लेना पड़ा। इसका मतलब सीपी जोशी को अपनी जीत में कोई ना कोई शंका थी और उस शंका की वजह से उन्होंने लास्ट मोमेंट पर लेके आए उसको। और अब ये सुन रहे हैं कि उनको ये आश्वासन मिला है कि वो राजसमंद से टिकट मिलेगा उनको। हालांकि उधर राजेंद्र राठौड़ भी राजसमंद की सीट के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी बहुत सेफ पोजीशन में खेल रही है, हालांकि 6 सीटें उनके पास 7 है भारतीय जनता पार्टी, फिर भी जो स्थिति है मीना जी, मैंने पिछले उसमें भी कहा था कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी के इस समय बहुत सरल नहीं है 25 में से 25 निकालना। उनको अपने को बहुत ज्यादा सेव करना पड़ेगा और उसी का परिणाम है रणधीर सिंह भिंडर और 35 कांग्रेसी तोड़कर उन्होंने अपने यहाँ शामिल की है। तो आने वाले चुनाव में चित्तौड़ की सीट बड़ी हॉट सीट है जिसपे आप डिस्कस कर रही हैं और आप नब समझ रही हैं कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी टफ है और वो जो अपने आप को सेव करना चाह रहे हैं उसी की ये रणनीति है कि उदयलाल आंजना वहां पे आए हैं और सीपी जोशी अपने आप को सेव करने के लिए ये सब खेल खेल रहे हैं। सेव करने के लिए खेल खेलना तो किसी भी राजनेता की जरूरत है, बुनियादी। उसे अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो ये तो हमने जब से सत्ता का संघर्ष शुरू हुआ है तब से इस बात को सुना है। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित, सवाल ये है कि चिंता और चुनौती सीपी जोशी की कम नहीं है, और ये हमें वहां पर जमीन पर काम करने वाले 3 पत्रकारों से सुनने के बाद चौथा सवाल मैंने आपसे पूछा है। मीना जी, एक नारा है, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। इसका बेस भी बताता हूँ, आधार भी बताता हूँ आपको। 8 विधानसभा है, 19 के अंदर बड़ी सादड़ी में बीजेपी को मिले 1,20,724 मत और कांग्रेस को मिले 53,000। अब आता हूँ बेगू में बीजेपी को मिले 1,30,000 और कांग्रेस को मिले 61,000। अब आता हूँ चित्तौड़गढ़ में 1,18,141 वोट मिले बीजेपी को और कांग्रेस को मिले 47,000। अब आता हूँ कपासन में 1,21,000 से ज्यादा बीजेपी को और कांग्रेस को 44,000। मावली में 1,31,000 से ज्यादा बीजेपी को और कांग्रेस को 33,000। अब आता हूँ निम्बाहेड़ा में बीजेपी को 1,17,000 से ज्यादा और कांग्रेस को 70,000। अब आता हूँ प्रतापगढ़ में कांग्रेस को 1,20,000। जी, बड़ी तैयारी से आए डॉक्टर चेतन राजपुरोहित आज।
सीबी यादव जी, ये जो आंकड़ों की सच्चाई है, एक तरफ जातीय समीकरण है, दूसरी तरफ ग्राउंड की रियलिटीज है, 1,20,000 से ज्यादा और कांग्रेस को 54। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जो गणित समझा रहे अब लास्ट आता हूँ वल्लभ नगर में। हाँ, एक सेकंड, लास्ट है। वल्लभ नगर में 1,19,000 बीजेपी को और कांग्रेस को 39,400। मेरा कहने का मतलब है कि एक भी विधानसभा ऐसी नहीं है जहाँ कांग्रेस से लाख तो बहुत दूर की बात है, 80 तक भी नहीं पहुंची है, और बीजेपी की एक भी विधानसभा ऐसी नहीं है जहाँ लाख के अंदर रहे, लाख से ऊपर वोट मिले। पहली बात। दूसरी बात आऊं, हमारे कमजोर बूथ भी है मीना जी, हम खाली अच्छाई पे बात नहीं करते हैं, हमारे कमजोर बूथ भी है। बड़ी सादरी में हमारे 23 बूथ कमजोर है, बेगू में हमारे 38 बूथ कमजोर है, चित्तौड़गढ़ में हमारे 20 बूथ कमजोर है। ऐसे कुल मिलाकर के 183 बूथ हमारे कमजोर बूथ है। वो हमने देखा है पिछले 5 साल में, हमने उन पे भी काम किया है। प्रश्न ये है कि जो पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी की लोक कल्याणकारी योजनाएं जिस प्रकार से उन्होंने डिलीवर की है पिछले 10 साल में, इसी का नतीजा है कि कांग्रेस आज बिल्कुल अप्रासंगिक हो गई है राजस्थान की राजनीति में। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं आपको, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने भी जो काम किया पिछले 3 महीने में, आपने स्वयं ने देखा राजस्थान में सबसे बड़ी समस्या पानी की होती है मई जून के अंदर, जुलाई में। पानी के ऊपर जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है। सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, अभी चित्तौड़ की हाँ, मैं आ रहा हूँ ना मीना जी, चित्तौड़ राजस्थान से अछूता नहीं है। डॉक्टर साहब ठीक है, आप जो अच्छा काम कर रहे हैं उसका तो आपको प्लस मिलना ही है, इसलिए उस पर हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, अब इसमें और प्लस होगा। जाते हैं सीबी यादव जी, जो गणित यहाँ पर डॉक्टर चेतन राजपुरोहित बता रहे हैं, बीजेपी की ग्राउंड विधानसभा चुनाव परिणाम की जो स्थिति बता रहे हैं, उसमें उदयलाल आंजना का धन और बल कितना काम कर पाएगा? मीना जी शुक्रिया। मैं मेरी बात रखूं उससे पहले मैं डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी से उनकी गणित में पूछ लूं कि अगर मैं आपकी गणित के हिसाब से आंकड़े देखूं विधानसभा चुनाव के आधार पे, 12 सीट तो दे रहे हो ना आप 25 में से, ये 25 का नारा तो खत्म कर दो आप। इसी बात पे आ रहा हूँ, लोकसभा चुनाव। और हाँ, सीबी जी बीच में नहीं बोलता, लेकिन थोड़ा सा एक लाइन बोलता हूँ, केवल एक लाइन बोलता हूँ, बीच में नहीं बोलता हूँ, आप कहोगे तो नहीं बोलूंगा। नहीं, आप हाँ, मैं आ रहा हूँ, इसी बात पे आ रहा हूँ। लोकसभा और विधानसभा में 23% मतों बीजेपी में, आप कल्पना करिए 35 और 58.9। आप मेरे सीबी यादव जी मेरे से ज्यादा जानते हैं, मैं बीच में नहीं बोलूंगा, इतनी बात करके मेरी खत्म करता हूँ मैं। ठीक है, इसका मतलब यह है कि लोकसभा के चुनाव का वोटिंग बिहेवियर विधानसभा के चुनाव से हम तुलना ना करें। नहीं, लोकसभा चुनाव केंद्र सरकार की 3 आधार होते हैं किसी भी चुनाव के परिणाम में। नंबर 1, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो काम किया या उसकी एंटी इनकम्बेंसी है, नंबर 1 ये है। दूसरा, 2 बार से वहां लगातार जो सांसद है उनका प्रदर्शन देखा जाएगा। तीसरा, फिर वहां की स्थानीय राजनीति है। चौथा, फिर जो कांग्रेस का जो वहां जो एक विपक्ष की भूमिका है और जो कांग्रेस का जो हमारा कैंडिडेट है और उसका जो समुदाय का या उसकी जो परफॉर्मेंस है, वो 3-4 आधार होते हैं। मैं इन सभी आधारों पर ले रहा हूँ। सबसे पहली बात तो हम स्थानीय राजनीति पे आ जाते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर रहता ही है। चित्तौड़गढ़ की राजनीति में इस बात से हमारे पैनलिस्ट इनकार नहीं कर सकते कि वहां सीपी जोशी को लेकर के जबरदस्त अंतर्कलह है वहां की स्थानीय राजनीति में, और ऐसा विधानसभा में भी के चुनाव में भी देखा गया। सबसे बड़ी बात मीना जी मैं आपको बताता हूँ कि सीपी जोशी जी की जो बूथ है वहां से बीजेपी हारी थी विधानसभा चुनाव में। इतना बड़ा विरोध है वहां पे चित्तौड़गढ़ की राजनीति के भीतर, इसलिए कांग्रेस जीतेगी वो एक पक्ष है, लेकिन बीजेपी के लोग ही सीपी जोशी जी को हराएंगे, ये भी एक सच्चाई वहां पे है। पहली चीज है। दूसरी, हमारे जो उदयलाल अंजना जी जो कैंडिडेट खड़े किए हैं वो पटेल समुदाय से आते हैं, ओबीसी समुदाय से आते हैं, जो सबसे बड़ा समुदाय है। SC ST OBC आदिवासी, अभी बताया हमारे प्रतापगढ़ और उदयपुर की 2 विधानसभाएं वल्लभनगर और मावली भी जुड़ती है, और ये आदिवासी बेल्ट भी है। अब आदिवासियों का तो बीजेपी ने, मुझे लगता है इससे ज्यादा कोई अपमान हो ही नहीं सकता कि एक आदिवासी राष्ट्रपति महामहिम को वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं बुलाते हैं इसे, और कांग्रेस ने बड़ा मुद्दा बना रखा है। तो ये आदिवासी इस चीज को तो कभी भूल ही नहीं सकते, और आदिवासी कभी इनकी प्रायोरिटी में रहे भी नहीं है, न कभी इनका वोट बैंक भी रहा है। 1-2 बार के लिए थोड़ा सा बरगलाना अलग बात हो सकती है। तो दूसरी चीज मैं ये भी बता रहा हूँ
कि जातीय आधार और वहां की डेमोग्राफी के हिसाब से भी इनके पक्ष में बात नहीं जाती है, कंप्लीटली कांग्रेस के पक्ष में बात आती है। तीसरी चीज ये बता रहा हूं कि उदयलाल अंजना जी वो पर्सनैलिटी है जिन्होंने जसवंत सिंह जी को भी वहां हराया है। मतलब वहां लोकसभा चुनाव वो पहली बार नहीं लड़ रहे हैं, पहले भी लड़े और बड़े कद्दावर नेता है जिनकी सर्व स्वीकार्यता है वहां पे, और उन्होंने पहले भी लोकसभा चुनाव में बड़ी मात दी है। अब हम आते हैं थोड़ा देश की राजनीति के पहलुओं से भी चीजें जुड़ती है। कांग्रेस ने 2-3 प्रमुख आधार बना रखा है। देखिए, एक तो किसान राजनीति में, चूंकि ये जो पटेल जाति है वो किसान जाति है, ये जो ओबीसी समुदाय है किसान जाति है। आज भाजपा से सबसे ज्यादा अगर रुष्ट कोई है तो वह किसान है और आदिवासी है। ये तो हम मानते हैं कि 3 काले कृषि कानूनों के कारण जो 750 किसान शहीद हुए, अभी भी किसान बैठे हुए हैं। तो ये जातियां तो बीजेपी को कभी वोट भी नहीं दे सकती है, किसी भी स्थिति पर वोट नहीं दे सकती, और उदयलाल अंजना जी उस समुदाय से आते हैं। ये हमको याद रखना पड़ेगा। दूसरा पक्ष हम यहाँ रखें कि इसी के भीतर अगर मैं दूसरा पक्ष रखूं तो बीजेपी कांग्रेस ने जो एमएसपी की गारंटी दी है कि हम एक कानून लेके आएंगे, तो कांग्रेस का किसान राजनीति, किसानों का जो झुकाव है पूरा पूरा वो कांग्रेस के प्रति दोबारा से पूरी तरह से स्थापित हुआ है। फिर हम जाति जनगणना को एक बड़ा आधार बना रहे हैं मीना जी। जाति जनगणना एक ऐसा मामला है जो समुदायों का पोस्टमार्टम करके उनके आर्थिक न्याय की बात करता है। तो जब हम कास्ट सेंसस में जा रहे हैं तो उसका पूरी तरह से जो छोटी जातियां हैं जिनको अभी तक सामाजिक आर्थिक न्याय के तहत उनको न्याय नहीं मिला है, तो वो कंप्लीटली कांग्रेस के पास आएगी ही आएगी, इसमें कोई डाउट नजर नहीं आता है। और फिर मैं आपको बताता हूँ, सीपी जोशी जी के 2 कार्यकाल रहे हैं, उनमें उनकी एंटी इनकम्बेंसी, ऐसा दुनिया में कोई नेता नहीं रहा जो लगातार 2 बार, चाहे वो कांग्रेस का ही क्यों नहीं रह जाए, एंटी इनकम्बेंसी रहती है और क्षेत्रीय राजनीति में भी चीज रहती है। और नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार का तो कहना ही क्या, उनका प्रदर्शन में तो वो एक गारंटी, मतलब उनकी एक गारंटी भी मैं चेतन राजपुरोहित जी को चुनौती देता हूं, जो उन्होंने चुनावी वादा किया और पूरा कर दिया हो, सिंगल गारंटी जिसका संबंध जनता से हो। सीबी यादव जी विषय पर बने रहते हैं। उदयलाल आंजना के पक्ष में आपने एक लंबी फहरिस्त बताई है। अब राज्य की राजधानी में बैठकर हमारे वरिष्ठ साथी राजीव तिवारी जी बहुत देर से संघर्ष कर रहे हैं। सर, आप ट्रैवल कर रहे हैं और हमने आपको परेशान किया है, करते रहते हैं हम आपको। तो सर, आप यहाँ से बैठकर जब देखते हैं उदयलाल आंजना कांग्रेस का कैंडिडेट और बीजेपी का 2 बार का सांसद और पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, चुनौती तो कड़ी है दोनों के बीच में। चुनौती तो बिल्कुल इस बार, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जो स्थिति बीजेपी की रही और विशेष रूप से जो सीपी जोशी के खिलाफ वहां पे जो जनमानस था, तो उसको देखते हुए लगता है कि इस बार बहुत कड़ा मुकाबला होगा और तीसरी बार सीपी जोशी के लिए कोई बहुत सरल नहीं रहेगा यहाँ से चुनाव जीतना। अब आगे मोदी जी की क्या स्ट्रेटेजी रहती है और प्रदेश में उनकी क्या लहर चलती है, क्या नई बात कोई वो लेके आते हैं, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, क्योंकि कांग्रेस के पास खोने को कुछ नहीं है। और उदयलाल आंजना जो है पुराने नेता हैं, वहां से 2-3 बार जीत चुके हैं उन पूरे ये जो संभाग की अलग अलग सीटों से, तो वो, और दूसरी बात है कि धन बल में वो काफी मजबूत हैं, जैसे अभी एक साथी कह भी रहे थे। तो इस बार मुकाबला वहां पे कड़ा होगा, क्योंकि ओम प्रकाश आक्या ने ये तो बता दिया पिछले विधानसभा चुनाव में नरपत सिंह राजवी को हराकर कि सीपी जोशी का वरदस्त होने के बावजूद भी किसी कैंडिडेट को उनके वहां हराया जा सकता है, और आक्या का टिकट काटने की वजह से जो सीपी जोशी की खिलाफत वहां हुई, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा इस चुनाव में सीपी जोशी के खिलाफ। जी, इतना ही नहीं, मावली में भी टिकट कटने से एक समाज, मतलब ब्राह्मण समाज में भी इंटरनल जो है जो उस वक्त सिटिंग एमएलए थे वो भी ब्राह्मण समाज से, सुना ये भी कि वो भी बड़े नाराज थे। तो ये जो नाराजगी है सिर्फ उनके घर तक, यानी कि उनके विधानसभा क्षेत्र तक ही सीमित है, या पूरे लोकसभा क्षेत्र में भी
अलग अलग रूप में बतौर अध्यक्ष जब आप कई फैसले लेते हैं तो कुछ फैसलों से पार्टी के कुछ लोग सहमत आपसे नहीं होते हैं, और निश्चित रूप से ये सीपी जोशी का व्यक्तिगत फैसला नहीं रहा होगा कि वहां पर नरपत सिंह राजवी को लेकर जाएंगे और अपने मौजूदा कैंडिडेट को वो नाराज करेंगे। जगदीश शर्मा जी, ऐसे में जब पार्टी अध्यक्ष की अपनी चुनौतियां हैं और बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स जो है वो बड़े नेताओं को कैसे खत्म करना है, हमने विधानसभा चुनाव में देखा भी है। क्या बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स भी सीपी जोशी के लिए नुकसान का सौदा हो सकती है? मीना जी, ऐसा है, जो जितने बड़े पद पे बैठा होता है उसके लिए उतनी समस्याएं होती है। जैसे सीपी जोशी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और इनके लिए तो बहुत सारे पंगे लेने वाले बैठे होंगे। तरह तरह की जातिगत राजनीति उसमें काम करती है, उसमें एरिया की राजनीति काम करती है, उसमें बाहुबल किसके पास है वो पॉलिटिक्स भी काम करती है। और अभी तिवारी जी बता ही रहे थे, धनबल काम करता है। जिस चित्तौड़गढ़ सीट की आप बात कर रही हैं, इसमें असल में धनबल बहुत काम आता है। यह पैसे का खेल बहुत बड़ा है। धाकड़ कम्युनिटी जो है वो पैसा फेंको और गेम देखो, उस तरह की पॉलिटिक्स करने में विश्वास करते हैं। उसका कारण ये है कि ये जो बेल्ट है पूरी, ये बेल्ट प्रतापगढ़ से लगी हुई और ये अफीम की बेल्ट है। यहाँ अफीम की खेती होती है और गोल्डन ट्रायंगल के बारे में मेरे ख्याल में सब जानते होंगे कि बहुत सारा एरिया ऐसा है जो जिसमें करीब करीब 50% तो होती है ऑफिशियल और 50% होती है अनऑफिशियल, यानी कि उसको चोरी से बेचा जाता है और वो चोरी से जो है बड़े दाम में बिकती है। उसका जो पैसा है वो रोल प्ले करता है, उसमें बहुत सारा मैन पावर लगा रहता है, कोई काटने में लगा हुआ है, कोई अफीम निकालने में लगा हुआ है, कोई उसको ट्रांसपोर्ट करने में लगा हुआ है, मतलब बहुत सारे प्रकार से उसका काम होता है। तो वो जो पैसा है वो यहाँ पॉलिटिक्स में काम आता है। माइनिंग का एरिया भी है वो, वैसे तो वो भी एक बड़ा रिसोर्स है वहां पर, लेकिन जो जो चुनाव की जो धनबल है, जिसको चुनाव में यूज होने वाला बोलते हैं, वो है अफीम पर माफी। अब कोई इसके व्यापार से जुड़ा हुआ है, कोई ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ा हुआ है, ये सारी चीजें वहां रोल प्ले करती है और उसका इफेक्ट आप देखते हैं कि यहाँ कभी मतलब पिछले 2 चुनाव से, लोकसभा के 2 चुनाव छोड़ दें 2014, कभी बीजेपी जीत रही है, कभी कांग्रेस जीत रही है, कभी कौन जीत रहा है, ये रेगुलर वहां फिनोमेना है। तो अब लेकिन एक चीज 2014 से आपने देखा ही है कि किस तरीके से पॉलिटिकल सिनेरियो पूरे का पूरा एक साइड में हो गया है। कांग्रेस में तो हलचल इस बात को लेकर है कि पार्टी आला कमान कहीं किसी बड़े नेता को नहीं कह दे कि आप जाइए चुनाव लड़िए, सबके सब दुबके बैठे हुए। कोई एक बड़ा नाम आपने अभी तक इस तरह का नहीं सुना होगा जो अपनी कांग्रेस की राजनीति करते हैं ना, बड़े बड़े नाम, वो कोई भी इस समय जो है बोल ही नहीं रहा है। तो अगर उदयलाल आंजना जी यहाँ इस सीट से लड़ने जा रहे हैं, जैसा कि वो परंपरागत तौर पे कई बार लड़े हैं इस सीट से, जीते भी हैं और हारे भी हैं, तो वो अच्छी टक्कर देने वाले साबित होंगे। उनके पास वहां का गणित पूरा है और जातिगत जो वो है वो भी उनके पक्ष में काफी कुछ मैनेज किया हुआ है। ये जो अभी शायद मुकेश जी या अविनाश जी ने चित्तौड़गढ़ से बताया था कि राजपूत और ब्राह्मण ये 2 लॉबी है, लेकिन मैं एक बता दूं, इन 2 से बड़ी वहां पर धाकड़ लॉबी है, क्योंकि राजपूत और ब्राह्मण जो है वो एक होकर वोट नहीं डालते। हमारे राजस्थान में कहा जाता है कि मार्शल कॉम जो है ना, जो लड़ने झगड़े में विश्वास करती है, जो डंडा खड़ा करते हैं आ जाओ कौन है, और उसके लिए पूरी कम्युनिटी जुड़ जाती है, वो उस तरह की कॉम है। तो ये धाकड़ कम्युनिटी उस तरह की कम्युनिटी है, ये जिसको सपोर्ट कर दे वो उसके पक्ष में। मेरे ख्याल में ऐसा लगता है कि पिछले 2 चुनाव से धाकड़ कम्युनिटी का जो सपोर्ट है वो भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। राजपूत ट्रेडिशनली बीजेपी के साथ है मोटे तौर पर, इक्का दुक्का छोड़ देता हूँ। ब्राह्मण जो है वो भी मोटे तौर पर बीजेपी के साथ है। ये कम्युनिटी तो हो ही जाएंगी।
अब आता है नीचे कौन सी कम्युनिटी बीजेपी को सपोर्ट करती है। वो कम्युनिटी है धाकड़ कम्युनिटी हुई, ये ट्राइबल भी है ये एरिया थोड़ा बहुत, उतना तो नहीं जितना ऊपर बांसवाड़ा डूंगरपुर चढ़ेंगे अपन उदयपुर होते हुए, उतना तो नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ ट्राइबल प्रेजेंस भी काफी अच्छी है और ट्राइबल का सपोर्ट भी बीजेपी को इन दिनों मिल रहा है। ऐसी सूरत में मैं मानता हूँ कि अगर धाकड़ उदयलाल आंजना जी इस बार लड़ेंगे तो इनको उतनी बड़ी टक्कर का सामना करना पड़ेगा जितना 2 चुनाव में सामना करना। जी, हालांकि तो सीपी सीपी जोशी के लिए राहें उतनी आसान नहीं है जितनी कि पार्टी मैं ये अध्यक्ष कह रहा हूँ, सीपी जोशी के लिए थ्रेट है इस इलाके में, क्योंकि सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के बन गए, इससे बड़े नेता नहीं हो गए वो। प्रदेश अध्यक्ष बनना अलग चीज है और नेता बड़ा होना अलग चीज है। वो अभी इतने बड़े नेता नहीं हो गए कि उनके सामने लोग झुक जाएं। उनको तो एक विधानसभा क्षेत्र में ही एक आदमी ने चुनौती दी और वो बैठ गए, घुटने टेक दिए उन्होंने उनके सामने, कुछ भी नहीं करवा पाए, जिसका जिक्र राजीव जी कर रहे थे, आक्या जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी सूरत में वहां लड़ाई तो कसकर होगी जिसको कहना चाहिए, लेकिन मैं मानता हूं कि जिस तरीके से बीजेपी की इस समय हवा चल रही है, जिस तरीके से दौर चल रहा है और कांग्रेस जो है घर बैठकर ही चुनौती दे रही है हर सीट पर पूरे देश में कि हम ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, ये कर देंगे, तो वो मुझे लगता है कि वो सपोर्ट जो है नरेंद्र मोदी का वो बीजेपी को मिलेगा चित्तौड़गढ़ में भी और उससे उनकी नैया पार हो सकती है शायद। इसलिए पक्ष में बीजेपी के पक्ष में ज्यादा झुका हुआ दिखता है मुझे। जी, तो इस वक्त जो माहौल है, जो लहर है, वो नरेंद्र मोदी की है और उसका फायदा सीपी जोशी को हो सकता है। हालांकि सीपी जोशी खुद अपना इतना बड़ा कद नहीं बना पाए और वो सरल स्वभाव के जिस तरह के व्यक्ति हैं और जिस तरह की राजनीति करते हैं, उदयलाल आंजना उनके सामने ज्यादा अनुभवी और ज्यादा कद्दावर नेता के रूप में साबित हो सकते हैं। अविनाश चतुर्वेदी जी। जी, निश्चित तौर से अगर अपन अनुभव की बात करें तो उदयलाल आंजना का अनुभव विराट है राजनीति में, राजनीतिक बिसात बिछाने में और समीकरण बनाने में। हालांकि दोनों ने पंचायती राज से राजनीति शुरू करी। पहली बार उदयलाल आंजना 1988 में प्रधान बने निम्बाड़ा पंचायत समिति के, वहीं 2005-06 में सीपी जोशी उप प्रधान बने बदेसर पंचायत समिति के। राजनीतिक अगर अनुभव की बात करें तो उदयलाल आंजना का निश्चित तौर से राजनीतिक अनुभव बहुत बड़ा है। साथ ही वो आला नेताओं के साथ काफी रहे हैं तो उनको सारे राजनीतिक गुर भी पता है। सीपी जोशी कांग्रेस के जो नेता हैं, विधानसभा अध्यक्ष रहे, उनके जिले के प्रभारी मंत्री रहे 5 साल तक, तो निश्चित तौर से अपन ये समझ सकते हैं कि उनका राजनीतिक अनुभव कितना होगा सीपी जोशी के सामने। लेकिन हम जहां तक बात करें समीकरण की, राजनीतिक समीकरण की, तो सीपी जोशी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष होने के साथ साथ अपनी जीत के लिए सभी बिसात बिछा रहे हैं। जैसा कि जगदीश जी ने कहा कि आदिवासी बेल्ट भी है, ट्राइबल बेल्ट भी है, तो उन्होंने महेंद्रजीत सिंह मालविया को भाजपा में शामिल करवाया ताकि ट्राइबल का लाभ मिल सके। जहां तक राजपूतों की बात करें तो भिंडर को शामिल करके उन्होंने इधर राजपूतों के सपोर्ट की कोशिश क्यों की है, क्योंकि चंद्रभान सिंह का जब टिकट कटा तो राजपूत वर्ग सीपी जोशी से नाराज था, उन्होंने बीजेपी से हाथ खींच लिया था। ऐसी स्थिति में राजपूतों को वापस अपनी ओर खींचने के लिए भिंडर का शामिल किया जाना, विश्वराज सिंह को नाथद्वारा चुनाव लड़ना, ये सारे एक समीकरण है पूरे लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर सीपी जोशी के। तो ऐसे में मुकेश मुंडा जी, ऐसे में सीपी जोशी ने भी भले ही जो अनुभव है उसमें उदयलाल आंजना उनसे लगभग 20 साल ज्यादा अनुभव रखते हैं, जो अविनाश चतुर्वेदी ने जिन सालों का जिक्र किया, एक 85-86 में अपना शुरू करते हैं और एक 2005-06 में, तो बड़ा लगभग 20 साल का फर्क है। लेकिन राजनीति आज की युवाओं की राजनीति के रूप में कम से कम बात जरूर की जा रही है। सवाल ये है कि युवा वोटर भी जो है वो बहुत बड़ा निर्णायक है। मुकेश मुंडा जी, इस वक्त जो बिसात सीपी जोशी ने विधानसभा चुनाव के दौरान, जिसका जिक्र यहाँ अविनाश चतुर्वेदी जी ने किया है, चाहे मालवीय को लाना हो और चाहे तमाम राजपूत वर्ग को साधने की कोशिश हो, और एक तरफ जो गणित यहाँ पर डॉक्टर चेतन राज पुरोहित विधानसभा का सीटवार बता रहे हैं, क्या लोकसभा में वो उनके लिए मददगार हो पाएगा? देखिए मीना जी, मैं इस पर एक चीज कहना चाहूंगा कि
किसी भी क्षेत्र में विकास की एक जो विकास बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, मैं उस पर आना चाहूंगा। जैसा हमारे जो वरिष्ठ साथी साहब हैं जगदीश शर्मा सर, उन्होंने कहा कि अफीम को लेके ये बेल्ट काफी वो है। अफीम के लिए पिछले 10 वर्षों में पट्टों की संख्या जरूर बढ़ी है, और हाल ही में जो वित्त राज्य मंत्री आए थे उनसे भी सीपी जोशी ने ये 50,000 पट्टों की और मांग की है, उसके लिए आश्वासन भी दिया गया है। दूसरी बात, योजनाएं केंद्र की लागू हुई है। रेल, अगर ट्रेन की बात की जाए, यहाँ पे ट्रेन का एक बड़ा हब है, जंक्शन है, कुछ ट्रेन शुरू हुई है, तो वो एक केंद्र की योजनाएं हैं। लेकिन यहाँ पे जो युवा वर्ग है उनको रोजगार के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती है, और वो उसके लिए पर्यटन एक बहुत अच्छा साधन हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे विश्व प्रसिद्ध चित्तौड़ दुर्ग है। 10 वर्षों में उस विश्व प्रसिद्ध चित्तौड़ दुर्ग पर ऐसा कोई कार्य, यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ कि किसी तरीके से उनको कोई इससे फायदा मिले, या आज भी कोई पर्यटक यहाँ पे आके रुकने की स्थिति में नहीं है। वो यहाँ आके उदयपुर की तरफ, उदयपुर का रुख कर लेता है। तो एक विकास की जो कार्य है, कोई ऐसे 10 वर्षों में कोई ऐसे बड़े विकास कार्यों की भी स्थानीय स्तर पर नहीं हम गिना सकते हैं। तो एक चीज वो भी लोगों के जहन में रहेगी, वो भी एक सीपी जोशी के लिए एक चुनौती जरूर बन के आएगी सामने। जी, तो 10 सालों में जितना एक सांसद के द्वारा अपने लोकसभा क्षेत्र में काम किया जाना चाहिए, उतना काम नजर नहीं आया, इसलिए वो भी उनके लिए एक परेशानी का सबब बन सकता है। युवा पीढ़ी जो है वो उम्मीद करती है कि अपने सांसद से। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित, ऐसे में आपकी जो गणित है विधानसभा वार, वो कैसे आपके पक्ष में जाएगी जब आप सुन रहे हैं चारों तरफ से, जयपुर, चित्तौड़गढ़, मेवाड़ से, जो उदयपुर से जो लोग हैं, सभी का अगर अनुभव और आकलन अगर यहाँ पहुंच रहा है कि चित्तौड़ में स्थितियां उतनी आसान नहीं है आपकी पार्टी के लिए, तो आपको प्रयास ज्यादा करने होंगे। मैं सभी का सम्मान करता हूँ जिन्होंने अपनी बात रखी है। भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से, हम पिछले 5 साल में जो काम कर रहे हैं वो हमें पता है, इस प्लेटफॉर्म पर मैं ओपन भी नहीं कर सकता, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस के मित्र ने हमारे बहुत अच्छी अच्छी बातें उठाई, आदिवासी की उठाई। जिस कांग्रेस ने महामहिम राष्ट्रपति जी को जब कैंडिडेट बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, तो विरोध किया कांग्रेस ने आदिवासी नेता का। उन्होंने पता नहीं क्या क्या उनके ऊपर कहा, महामहिम के ऊपर, पहली बात। दूसरी बात, मनमुटाव की बात भी की इन्होंने भाजपा में। मनमुटाव गहलोत साहब और पायलट साहब का तो जग जाहिर है, इस पे भी आगे नहीं बोलूंगा। तीसरी बात इन्होंने कही कि किसान, जिस राजस्थान के अंदर 21,000 किसानों की जमीन खुर करवा दी, वो किसान पे बोलने की हिम्मत करते हैं, मैं इन पे भी इनको दाद देता हूँ। चौथी बात कहता हूँ, भाजपा कभी भी जाति, धर्म और धनबल की राजनीति नहीं करती है। हमारे कांग्रेस के मित्र ने केवल जाति पे बात की, विकास का एक भी काम नहीं गिनाया। मैंने ये क्या कहा था, मैंने कहा माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं घोषणा नहीं की है, जमीन पर डिलीवर की है, और विकास यात्रा के माध्यम से हम लोग जो वंचित रह गए थे उनको भी देने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ये कोई हम एहसान नहीं कर रहे हैं, ये हमारी पार्टी का धर्म है। पार्टी ने हमारे को, जनता ने हमारे को चुना है, जनता को राहत देने के लिए, केवल घोषणा करने के लिए नहीं चुना। तीसरी बात और बताता हूँ, आपने कहा विधानसभा, मैंने विधानसभा के आंकड़े रखे हैं, लोकसभा चुनाव के विधानसभा वाइज रखे हैं आंकड़े, जो है वो लोकसभा चुनाव 2019 के हैं। चौथी बात, कांग्रेस के मित्र ने बहुत अच्छी बात, आगे आता हूँ, कांग्रेस के मित्र ने एक बहुत अच्छी बात कही, इन्होंने विधानसभा चुनाव में अलग होते हैं और लोकसभा चुनाव में अलग होते हैं। बिल्कुल होते हैं, मैं स्वीकार करता हूँ। विधानसभा चुनाव में 35 पॉइंट समथिंग मत ही मिलते हैं, लेकिन जब लोकसभा होते हैं ना तो 58.9 मिल जाते हैं। क्यों मिल जाते हैं? क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी की नीति में सक्षम नेतृत्व और देश को जिस प्रकार से सशक्त बना रहे, जनता का विश्वास उन्होंने जीता है। कांग्रेस ने जनता का विश्वास राजस्थान में खोया है 5 साल सरकार चलाने के बाद में, और 5 साल सरकार चलाने के बाद में जिस पार्टी की सरकार नहीं बनती है, सीटें हार जाती है, वो पार्टी एक क्लेम करती है, जातिगत आधार पर क्लेम करती है, धनबल के आधार पर क्लेम करती है कि हमारे प्रत्याशी के पास धन बहुत ज्यादा है, हमारे प्रत्याशी के पक्ष में जातिगत समीकरण है। हम सबके साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास में विश्वास रखते हैं। हम जाति धर्म की बात ही नहीं करते। हमारा प्रत्याशी 36 कौम का प्रत्याशी है, सीपी जोशी जी। और जिस प्रकार से 5,74,000 मतों से हम जीते थे पिछला चुनाव,
इस बार हम राजस्थान के अंदर एक रिकॉर्ड बनाएंगे चित्तौड़ लोकसभा के अंदर, और राजस्थान की 25 सीटें 4 लाख से ज्यादा मतों से जीतेंगे। अब आपने एंटी की इनकम्बेंसी बात की, हमारे बीकानेर के एमपी अर्जुन राम जी मेघवाल चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं, और उनका जब आप वोट परसेंट देखेंगे पहले चुनाव से लेकर तीसरे चुनाव तक जिस प्रकार से लगातार ग्राफ बढ़ रहा है, कोई 50,000 लाख का नहीं बढ़ रहा है, 2-2 लाख का डिफरेंस चल रहा है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस में तो एक निश्चित, अभी हमारे एक मित्र ने बात की, कांग्रेस के बड़े नेता तो भग रहे हैं टिकट के डर में, कहीं टिकट नहीं पकड़ा दे हमारे को। अगर टिकट पकड़ा दिया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो कांग्रेस के बड़े नेता तो माननीय गहलोत साहब जोधपुर से भग गए, बच्चे को वहां लड़के को जालोर सिरोही भेजा है, जोधपुर से लड़ाते ना, हिम्मत है तो। आपने काम किया, आप 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं राजस्थान के, आप जोधपुर से चुनाव लड़वाते, क्यों भग रहे हैं? गहलोत साहब खुद चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? पायलट साहब खुद चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? और बड़े बड़े नेताओं का मैं नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पर, वो चुनाव लड़ने से बच रहे हैं, भग रहे हैं कि टिकट नहीं मिल जाए गलती से हमारे को। ये स्थिति तब आती है जब जनता की सेवा आप लोग नहीं करते हैं। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित, एक तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता आपके मुताबिक चुनाव में जाने से बच रहे हैं और अशोक गहलोत भी डर गए हैं, इसलिए अपना घर छोड़कर जालोर सिरोही बेटे को लेकर गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपके प्रदेश अध्यक्ष के लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस का कैंडिडेट मजबूत बता रहे हैं। तो ये दोनों स्थितियां समानांतर चल रही है, दोनों ही स्थितियां। मैंने कभी मजबूत नहीं बताया। हम तो कांग्रेस का प्रत्याशी उदयलाल जी अंजना, सब कुछ आप ही थोड़ी बताएंगे डॉक्टर साहब, थोड़ा दूसरों को बताने दीजिए। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, सवाल ये, भुवनेश व्यास भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भुवनेश जी आपका स्वागत है, मैं आपके पास आऊंगी मुनेश जी का सवाल से जवाब लेने के बाद। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, धन्यवाद। जो उदयलाल आंजना की जिस तरह की छवि है और जो उनका अनुभव है, वो मोदी लहर में टिक पाएगा? मीना जी, आप जो बात कह रही हैं मैं उसका जवाब 2 मिनट बाद दूंगा। पहले मैं जो उदयपुर संभाग की स्थिति है उसके बारे में थोड़ा सा नरेट करना चाहूंगा, क्योंकि राजपुरोहित जी ने बहुत कुछ बताया। उदयपुर संभाग से गुलाब चंद कटारिया महामहिम राज्यपाल बनकर चले गए। एक जो उनका होल्ड था वो पूरा खत्म हो गया, वो जो पूरे संभाग की सीटों पे कंट्रोल करते थे वो एक अभाव हो गया। नंबर 2, मोदी लहर है उससे कोई मना नहीं करता, मगर भारतीय जनता पार्टी के जो हालात है, बांसवाड़ा के अंदर महेंद्रजीत सिंह मालवीय को आप कांग्रेस से तोड़कर लेके आए हैं, और इससे वहां भारतीय जनता पार्टी के जो खुद के लोग जो लंबे समय से आस लगाए थे वो अभी उस अभाव में है कि हमारे साथ धोखा हो गया। नंबर 2, कांग्रेस बाप पार्टी के साथ ट्राइबल एरिया में सहयोग करना चाह रही है ताकि वो सीट पे 1 to 1 कॉन्टेस्ट हो। उदयपुर की सीट, मीना जी, मैंने आपको आज से 15 दिन पहले कहा था कि ताराचंद मीणा उम्मीदवार होंगे जो कलेक्टर है, और उस समय दयाराम परमार का भी नाम आया था, रघुवीर मीणा का भी आया था, मगर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी मन्ना लाल रावत को, जो कि परिवहन अधिकारी है, उनको लेके आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय नेता थे वो उससे कुंठा में है कि उनका मौका चला गया, एक अधिकारी यहाँ आ गया, और इधर कांग्रेस से एक कलेक्टर जिसने कोटड़ा और इस एरिया में पूरा काम किया था उसको लेके आए, उन्होंने इस एरिया में बहुत काम किया। नंबर 3, मीना जी, मैं आपको बता दूं, वल्लभ नगर से जहां से बात की है आपने, वल्लभ नगर की सीट पर हिम्मत सिंह झाला ने 2 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए पिछली बार, मगर उनको टिकट नहीं मिला, उनकी जगह उदयलाल डांगी को मिला। इधर पुष्कर डांगी मावली में आए हैं, पुष्कर डांगी के आने जो जीत के आए हैं वो उससे वहां पे जो ब्राह्मण कैंडिडेट लास्ट मोमेंट में उतारा, उससे वहां पे एक तरह की नाराजगी कि भारतीय जनता पार्टी ने समय पर निर्णय नहीं लिया। मेरे मित्र ने जो धाकर समुदाय की बात की, वो बेगू और उस एरिया में बहुत ज्यादा प्रभावी है। अपन ट्राइबल की बैठ की बात करें तो प्रतापगढ़ वगैरह, बड़ी सादड़ी का ये जो एरिया है, इसमें सब जगह पर अगर हम देखें मीना जी, तो एक स्थिति आ रही है कि जो सीपी जोशी है वो खुद फंसे हुए हैं हर तरफ से, उनके प्रति जो एक नाराजगी है वो बहुत ज्यादा है। अभी एक नाराजगी की वजह और भारतीय जनता पार्टी ने उदयपुर में दे दी। आज 4 दिन से हाईकोर्ट बेंच को लेकर के उदयपुर में स्ट्राइक चल रही है, और यह स्ट्राइक उदयपुर में 40 साल से चल रही है। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रहलाद जोशी जो केंद्रीय मंत्री आए थे, उनसे मैंने खुद ने क्वेश्चन किया था, और उन्होंने कहा था कि हम बीकानेर, उदयपुर और कोटा में वर्चुअल बेंच दे रहे हैं,
वर्चुअल बेंच नहीं दी गई। और मगर अभी जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधिपति है चंद्रचूड़ जी, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज जी, उन्होंने बीकानेर आए और वहां घोषणा कर दी। उससे पूरे राज्य के अंदर एक तरह के आक्रोश फैल गया कि उदयपुर जो 40 साल से हाईकोर्ट बेंच के लिए लड़ रहा था, उसकी वजह से आपके चित्तौड़ में स्ट्राइक रही, प्रतापगढ़ में स्ट्राइक, बांसवाड़ा में स्ट्राइक, डूंगरपुर में स्ट्राइक, तीनों का जो स्ट्राइक है हाईकोर्ट बेंच की लेकर के ये आक्रोश है। नंबर 4, जो ये बात मेरे भाई मुंदड़ा ने बिल्कुल सही किया, ब्रॉडगेज आई है सीपी के टाइम पे, सीपी जोशी ने ब्रॉडगेज लाई, अर्जुन मीणा वगैरह इन लोगों ने बहुत की। ये जो हाईवे निकला है 6 लेन का, इससे भी आया। मगर भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दों को विधानसभा में भुना चुकी है। हर बार वही मुद्दे आप बार बार भुनाएंगे तो वो जनता में नहीं चलते। जनता चाहती है कि आज मुझे क्या दिया। बहुत से ऐसे पेट्रोल का एक ऐसा मुद्दा रहा था, वो जो एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है। अभी 2 दिन पेट्रोल डीलर्स ने स्ट्राइक की तो भी वैट कम नहीं हुआ। उसके अलावा और भी बहुत से मुद्दे हैं, मेडिकल का हुआ या अन्य मुद्दा, इसको लेकर जनता थोड़ी सी आक्रोशित है। मैं ये नहीं कर रहा कि वो कांग्रेस की तरफ चली जाएगी या चित्तौड़ में बीजेपी की तरफ चली जाएगी, मैं ये नहीं कर रहा। मगर मैं ये इतना सा ये जो पूरा बैकग्राउंड मैंने लेके आया हूं, वो मैं इसीलिए लेके आया हूं मीना जी आपके सामने, कि जो स्थिति है, सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष है, उनके ऊपर पूरे प्रदेश की 25 सीटों की जिम्मेदारी है। वो बंद गए हैं उदयलाल जी आंजना जी के आने के बाद। उनके लिए निकलना मुश्किल होगा, क्योंकि उदयपुर में सशक्त नेतृत्व चक्रव्यूह में वो घिर गए हैं। अब वो कितना घिरते हैं और कितना इससे निकल पाते हैं, ये एक चुनौती है उनके सामने। और इसका जवाब भुवनेश व्यास जी हमारे साथ जुड़े थे, लेकिन कुछ इंटरनेट इश्यू की वजह से वो अभी उनके पास जाएंगे। जगदीश शर्मा जी, ये जो चक्रव्यूह है और जो हालात दिख रहे हैं, सवाल ये कि कांग्रेस पार्टी की, बीजेपी की जो इंटरनल गुटबाजी चित्तौड़ की राजनीति में, वो तो हमने चर्चा की। कांग्रेस पार्टी की इंटरनल गुटबाजी जो है वो उदयलाल आंजना के कितनी जो है रास्ते में रोड़ा बनेगी, बाधा बनेगी? भुवनेश जी अगर वापस जुड़ रहे हैं तो, क्योंकि वो पहली बार जुड़े हैं जगदीश जी और हमारे साथ, तो पहले उनसे बात कर लीजिए। हाँ जी, मैं उनसे वापस बात करती हूँ। पहले भुवनेश व्यास, चित्तौड़गढ़ की स्थिति है। मीना मैम नमस्ते। नमस्ते भुवनेश जी, चित्तौड़ में मजबूत कौन है आज, कांग्रेस और बीजेपी में? मजबूत तो अभी तो क्या कहें, यहाँ पिछले विधानसभा चुनाव के बाद से पार्टी जिस तरह से बिखरी हुई है, तो बीजेपी को तो अभी इतना मजबूत नहीं कह सकते हैं, लेकिन बीजेपी कैंडिडेट राम लहर और मोदी लहर पे सवार है। काम भी करवाए इन्होंने, रेलवे में काम करवाए हैं। सबसे ज्यादा तो अफीम किसानों के, मैं एक बात बताऊं कि यहाँ की पूरी संसदीय क्षेत्र की जो राजनीति है, चाहे कांग्रेस करे चाहे बीजेपी करे, वो अफीम पे टिकी हुई है। अफीम उत्पादक क्षेत्र है, पहले कभी कांग्रेस किया करती है। आज उदयलाल जी आंजना जो कांग्रेस के कैंडिडेट है, वे स्वयं कभी डोडा चूरा के कॉन्ट्रैक्टर हुआ करते थे, और पूरे अफीम लॉबी पे उनकी भी अच्छी खासी पकड़ है। लेकिन पिछले 30 साल से बीजेपी ने ये मुद्दा हथिया लिया, और बीजेपी आज अफीम की पूरी राजनीति करती है यहाँ पे। तो गांव में अफीम उत्पादक, 8 विधानसभा अफीम उत्पादक है ये, तो बीजेपी को लाभ भी मिलेगा। और बाकी गुटबाजी तो अभी सभी बुद्धिजीवियों ने बताया ही है क्या हालात है क्या नहीं है। आज भी चंद्रपाल सिंह जी ने बयान दिया था, तो हालात तो प्रतापगढ़ में फिर वो बाप का कैंडिडेट भी आ रहा है, करीब 1.5 लाख वोट हैं, नुकसान देंगे वो दोनों ही दलों को। और बीजेपी में भी सीपी जी भले आदमी है, वर्कर आदमी है, बड़ा कद है, लेकिन जिस तरह की घटनाएं हुई पिछले विधानसभा चुनाव और उसके बाद से, तो सभी जानते हैं कि करीब करीब विधायक भी इनसे नाखुश है। तो सीनियर पार्टी के जो नेता हैं, मेरी बात हुई है कई नेताओं से, वो भी नाखुश है कि 5 साल से संवादहीनता थी सीपी और अन्य नेताओं के बीच में। सीपी जी की एक समस्या है कि अभी वो कुछ ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जिनका जनाधार है नहीं, वो कह रहे हैं उसी अनुसार चल रहे हैं। तो धीरे धीरे अब क्या डेवलप होगा, लेकिन लहर जो है, लहर में आदमी बह भी जाता है और किनारे भी लग जाता है, दोनों ही बातें हैं।
देखते हैं, देखा पोलिंग के बाद ही क्या होगा। और बताएं आप। कितनी बड़ी बात कही आपने भुवनेश जी की लहर में बह भी जाता है और किनारे भी लग जाता है, और ये दोनों ही संभावनाएं जो हैं वो सीपी जोशी के लिए कौन सी संभावना जो है बनती है वो ही अपने आप में सवाल है। लेकिन जो आपने ग्राउंड हाँ, की रियलिटी बताई है सीपी जोशी वो से धीरे जितनी नाराजगी है वो पार्टी के नेताओं की, पार्टी के लोगों की, वो भी उनके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। ऐसे में जगदीश शर्मा जी, हम जो बात कर रहे थे कि मोदी लहर जो है उसमें उस मोदी लहर में सवार होना, और क्योंकि इस बार कैबिनेट की जो तस्वीर आएगी उसमें राजस्थान के जो चेहरे होंगे निश्चित रूप से वो भी बदले जा सकते हैं, बदलने की संभावनाएं ज्यादा है। और अगर सीपी जोशी कहीं जीतते हैं तो उनकी कैबिनेट में जाने की संभावनाएं भी बढ़ती हैं। तो ऐसे में बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स जिसका यहाँ पर भुवनेश व्यास जी जिक्र कर रहे हैं और इतना जबरदस्त पार्टी के भीतर उनको लेकर रोष है, तो परेशानी बढ़ने की संभावनाएं ज्यादा है। जगदीश शर्मा जी। मीना जी, ऐसा है, ये जो पॉलिटिक्स की बात हो रही है ये चित्तौड़गढ़ की लोकल पॉलिटिक्स की बात है, स्टेट में नहीं है ये झंझट, क्योंकि वो तो जी, स्टेट जी, के जी। प्रेसिडेंट है, स्टेट के प्रेसिडेंट है बीजेपी। तो लेकिन वोट तो उन्हें चित्तौड़ से मिलने हैं ना। नहीं, वोट वहीं से मिलेंगे, ये बात आपकी सही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये झगड़ा लोकल है और लोकल तरीके से ही निपटेगा। इसके लिए स्टेट प्रेसिडेंट होने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। विधानसभा के चुनाव में ही आपने देखा कि ये कुछ झगड़ों को निपटाने के लिए गए भी थे, प्रयास भी किए, कई दिन वहां रहे। इस सब के बावजूद चीजें बहुत अच्छे से सुधरी नहीं है, और सारे वहां के लोकल मित्र बता ही रहे हैं कि वहां हालात क्या हैं। तो ऐसी सूरत में जो चुनाव है वो बेसिकली मोदी जी की लहर पर ही टिका हुआ है। अब उसके साथ आप राम लहर भी जोड़ लीजिए, चास की लहर जोड़ लीजिए, चाहे और कोई लहर है तो वो जोड़ लीजिए। कांग्रेस के पक्ष में कोई लहर नहीं है। कांग्रेस के पक्ष में मतदाता खड़ा होकर नहीं कह रहा है कि हम कांग्रेस को जिताएंगे, जो बीजेपी में कह रहा है। कांग्रेस की जो इंटरनल क्राइसिस, इंटरनल जितनी भी टसल है, वो उदयलाल आंजना के लिए कितनी परेशानी बन सकती है? नहीं, देखिए, अभी परेशानी इसलिए नहीं बनेगी, उसका कारण ये है कि ये तो पहले से ही बैक फुट पर है। जब बैक फुट पर है और आदमी एक आध भी अगर लड़ाने की स्थिति में ला सकेंगे, जो कि बीजेपी को टक्कर देने की स्थिति हो 25 की 25 सीटों में, एक एक सीट पर ही ये देखा जा रहा है कि किस तरीके से एक आध सीट में कम से कम हम ऐसी लड़ने की स्थिति में आ जाएं कि जीत के नजदीक पहुंच जाए। जीते भी नहीं भले ही, लेकिन टक्कर देते हुए। तो ऐसे में किसी भी कैंडिडेट के सामने इंटरनल झगड़े नहीं खड़े होंगे, मुझे नहीं लगता, क्योंकि हारने वाली फौज जो है वो हौसला इकट्ठा करके और सब मिलकर लड़ते हैं। जिसको पहले से लग रहा है कि हम उनसे कमजोर हैं, तो वो मिल लड़ते हैं। ऐसी सूरत में दिखाई नहीं देता कि उदयलाल आंजना के लिए कोई पॉलिटिक्स, अब किसी के साथ व्यक्तिगत ही बात कोई हुई हो, कोई इश्यू बना हो व्यक्तिगत, तो वो अपना निपटाने में लग जाए तो वो बात अलग है। लेकिन हमको जयपुर में बैठकर जो है ये दिखाई नहीं देता कि उदयलाल आंजना के पक्ष में कोई चीज नेगेटिव जाने वाली है, कोई नेगेटिव इश्यू उनके है। जी बिल्कुल, अविनाश चतुर्वेदी जी, उदयलाल आंजना की पार्टी के भीतर स्थिति कैसी है? देखिए, किसी टाइम में चित्तौड़गढ़ कांग्रेस में दो गुट हुआ करते थे, सुरेंद्र सिंह जाड़ावत गुट और उदयलाल आंजना गुट। लेकिन वर्तमान में दोनों इस वक्त एक हैं और एक साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। ऐसी स्थिति में कहीं गुटबाजी को तो अपन नहीं कह सकते, गुटबाजी का नुकसान होगा कि कांग्रेस में कोई और कैंडिडेट भी नहीं था जो लोकसभा का चुनाव लड़ सके या तैयार हो, जिसकी टिकट मांगा हो। उदयलाल खुद आंजना खुद नहीं चाहते थे कि उन्हें टिकट मिले, वो राजपाल सिंह की वकालत कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें लड़ा दिया। उदयलाल आंजना ये बयान भी दे चुके हैं, अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा अगर चुनाव लड़ते हैं तो मैं भी लड़ लूंगा। तो इस स्थिति से ये तो साफ है कि उदयलाल आंजना का मन नहीं था चुनाव लड़ने का, लेकिन मजबूरी में उन्हें पार्टी ने चुनाव लड़ा दिया। कांग्रेस में इस वक्त चित्तौड़ में ऐसा कोई दिग्गज नेता नहीं है जो उदयलाल आंजना के विरोध में आकर खड़ा हो सके, इसलिए आंतरिक गुटबाजी से उदयलाल आंजना नहीं हारेंगे तो मोदी लहर और राम मंदिर लहर की वजह से हारेंगे, बाकी नहीं हारेंगे। और अपने नैतिक मनोबल से भी जब वो ये कहते हैं कि अशोक
आजकल नेटवर्क को लेकर बड़ी प्रॉब्लम चल रही है और वो पूरे राजस्थान में चल रही है। किसी का भी नेटवर्क डाउन हो सकता है। में लग जाते हो तो नेटवर्क गायब हो जाता है। तो नजर रखते हैं कि कहीं आलोचना ज्यादा हो रही है तो वहां कर दो गायब। चेतन जी और मेरी नजर रखते हैं। सही है। अब आप चित्तौड़गढ़ जैसी सीट जो पिछली बार 4 लाख से जीती हुई थी उसको भी आप हराएंगे तो निश्चित तौर पर ही फिर नेटवर्क तो गायब होना ही है। सारे पैनलिस्ट हरा ही रहे हैं। नहीं, हम हरा जिता नहीं, नहीं रहे लेकिन राज पुरोहित जी का नेटवर्क जाता नहीं है बीकानेर में बैठकर भी। नहीं, आप सबका आशीर्वाद है। राजपुरोहित जी का नहीं आशीर्वाद है। राजपुरोहित जी थोड़ी सी पैरवी में थोड़ी सी कमजोरी रखे तो पक्का चला जाएगा। सीबी यादव जी, आधी लड़ाई तो तभी हार जाते हैं जब कैंडिडेट का मनोबल नहीं होता है। जी मीना जी, तो हाँ, थोड़ा मुझे और ब्रीफ कर दो तो थोड़ा और आप 2-3 चीजें पूछ रहे हो तो मुझे जरूर बात और मैं सारे पक्ष ले लूंगा। तो एक तो हमारे पैनलिस्ट जो एक बात कर रहे हैं मैं उससे कतई सहमत नहीं हूँ। आप लोग देख पा रहे हैं सीबी यादव जी को? हाँ बिल्कुल, हाँ, देख रहे हैं। बोले जरा। जी मीना जी, पुरानी फिल्मों जैसे हो गए। हाँ, हमारे पैनलिस्ट जितने भी सम्मानित और बहुत अनुभवी व्यक्ति है वो मोदी लहर की बात कर रहे हैं। मैं उससे किस हिसाब से उससे इत्तेफाक रखूं, कोई एक एग्जाम्पल मुझे लगे। क्योंकि देखो क्या होती है, जब हवा बदलती है ना तो उसकी रुख संस्थाएं भी पहचान लेती है। पिछले 5-6 सालों में हम सब लोग चिंतित थे कि न्यायपालिका जैसी संस्था भी ऐसे बिल्कुल गिरफ्त में आ गई है। और अभी देख रहे हैं कि न्यायपालिका खुल के अपने ऐसे बात कर रही है जिसकी कल्पना तो हमने की नहीं थी। चुनाव आयुक्त जो इन्होंने ऐसे सारे नियम कानून कायदे तोड़ करके जिस चुनाव आयुक्त को इन्होंने नियुक्त किया वो भी इनके अगर खिलाफ हो जाता है तो हवा पहचान में आ जाती है। मैं एक और एग्जांपल देता हूं, पिछले 1 सप्ताह में 2 लोकसभा के चुनाव के टिकट डिक्लेयर किए हुए लोग इनके कैंडिडेट ये कह देते कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। 4 लोग जो पिछले सांसद थे उन्होंने कहा कि हमको टिकट ही नहीं चाहिए बीजेपी का, चाहे वो दिल्ली का चित्तौड़गढ़ से निकलकर मेवाड़ चले गए। लहर की बात कर रहा हूँ, मैं लहर की बात कर रहा हूँ। 2 दिग्गज जो इनके सांसद थे वो छोड़ के चले जाते हैं। तो ये जो लहर पहचानने की जो है ना, वो संस्थाओं को, ये बड़े जो लोग हैं उनको से पहले लहर पहचान में आ जाती है। इसलिए मोदी लहर तो कहीं दिख नहीं रही है। ये जरूर है कि कांग्रेस की लहर, मैं राहुल जी की लहर नहीं कहूंगा कभी भी, क्योंकि हम एक व्यक्तिवादिता पे कभी बिलीव नहीं करते हैं। कांग्रेस की लहर आपको हर जगह दिखेगी क्योंकि कांग्रेस पार्टी पिछले 3 सालों में 4 सालों में आप देखोगे तो सड़कों पर लगातार देख रहे हो। और वो एक ऐसा मीडिया जो सरकारी गिरफ्त में आया हुआ मीडिया है, वो एक बाइट नहीं दिखाता, उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी सड़कों पर सीधा लोगों से संवाद कर रही है। अब मैं आता हूं अपने मुद्दे पे कि आखिर चित्तौड़गढ़ में इनका कैंडिडेट जीतेगा तो कैसे जीतेगा। मैं चित्तौड़गढ़ की बात कर रहा हूं, कहीं भी युवा आज बीजेपी को वोट देगा तो क्यों देगा? केवल इसलिए कि आपने राम को बेच दिया है? क्या युवा इस बात को नहीं पहचानता? युवा को रोजगार चाहिए। और मीना जी, कांग्रेस पार्टी युवाओं को 5 गारंटी दे रही है इस समय, और वो पूरा डेटा दे रही है कि हम 30 लाख नौकरी, सरकारी नौकरी देंगे, और उनका पूरा डिटेल दिया है 30 लाख नौकरी, और जैसे ही डिप्लोमा हो जाएगा आपकी पक्की नौकरी। तो आज क्या युवा इस समय, पूरा युवा जो है वो लहर को हम है वो पूरा युवा आज कांग्रेस पार्टी के साथ है। कांग्रेस पार्टी मुद्दों को उठा भी रही है। क्या अग्निवीर का युवा है? उदयलाल आंजना की तुलना में काफी युवा है सीपी जोशी। नहीं, उदयलाल आंजना, हाँ मैं उस पर भी आ जाता हूँ। पहले तो मैं वो बात कर देता हूँ, अग्निवीर की जो इन्होंने योजना दी, जो राजस्थान का एक बड़ा युवा जो सेना में भर्ती होने का सपना देखता था, आज उन्हें अग्निवीर जैसी एक स्कीम देकर के सबको अफीम की राजनीति कर रहा है। आप कौन से युवाओं की और कौन से सेना की बात कर रहे हैं? कोई अफीम नहीं है, अफीम का नशा उतर चुका है। अफीम का नशा उतर चुका है। मैं आपको अब चित्तौड़गढ़ की आंतरिक राजनीति में आ जाता हूँ। मैं नगर पालिका का जो चुनाव था, अफीम की बात बताता हूँ मैं। मैं आपके पास आ रही हूँ। सीबी यादव जी अपनी बात पूरी कर लेंगे, फिर आपके पास आऊंगी। तो बोर्ड नहीं बना पाए नगर पालिका का, जो चित्तौड़गढ़ की जो खुद की नगर पालिका, वहां कांग्रेस का बोर्ड बना है,
जबकि पूरी आपके पास सब कुछ ताकत थी वहां। तो जनता इनके खिलाफ हो चुकी है। मैं अभी हमारे पैनलिस्ट भी कह रहे हैं और मैं इस बात को आंतरिक जो कांग्रेस के बीच में की है, सुरेंद्र जाड़ावत जी ने नाम आगे किया है उदयलाल अंजना जी का, सबसे पहले उन्होंने आगे। तो ये बात जो है ना कि जब एक सीमा तक सप्रेस्ड किया जा सकता है, जब बात संविधान और लोकतंत्र की आ जाती है ना, तो कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़ा हो जाता है। और आज कांग्रेस का कार्यकर्ता इस ताकत और मनोबल के साथ खड़ा हुआ है। मीना जी, जो आपका सवाल था कि वो केवल चित्तौड़गढ़ में नहीं, चित्तौड़गढ़ में तो क्योंकि आप देखेंगे बड़े नेता, पिछली बार आप देखेंगे सीपी जोशी अध्यक्ष थे, वहां से हारी बीजेपी, और सतीश पूनिया जी हारे। मतलब बड़े नेताओं पे तो वैसे ही आधा काम तो इनके खुद के लोग ही कर देते हैं। ये राजनीति में इनके बड़े नेताओं को गिराने का काम तो अभी हम हरियाणा में देख ही रहे हैं ना। जो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा बनता है उनको तो मोदी जी वैसे ही खींच के गिरा देते हैं और इनके कार्यकर्ता गिरा देते। तो वो तो हमारा आधा काम तो ये बीजेपी खुद ही कर रही है। मैं ये भी कह रहा हूँ कि कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुट है। कांग्रेस के पास आज एक विजन दिखाई दे रहा है, एक विजन है पूरा का पूरा। वो विजन चाहे वो किसानों का हो, महिलाओं के संदर्भ में आज आप देखिए, आज महिलाओं को बिल्कुल विजन दिया है कि हम 50% सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण तय करेंगे और 1 लाख रुपए हर महिला, जो गरीब महिला होगी, उसके खाते में। विजन दिखाई देता है, एक विजन है कांग्रेस के पास। बीजेपी के पास विजन क्या है? राम मंदिर, घूम फिर के सीए या फिर 370, यही विजन बीजेपी का विजन है। ये कार्ड एक दो बार चित्तौड़ का किला कैसे फतेह करेंगे आप? सवाल ये है। भुवनेश जी कुछ बता रहे हैं, अभी तो सिर्फ चित्तौड़ तक सीमित रहते हैं, किला किसको मिलेगा? एक बार फिर से वहां पर महाराणा प्रताप और फतेह हो चुका है मीना जी, डिक्लेयर होने के साथ ही हो गया है। भुवनेश जी, मेरे मित्र यादव साहब अभी अफीम, मैं वही बता रहा हूँ, यादव साहब अभी बता रहे थे कि अफीम की राजनीति नहीं है। मैं यहीं का लोकल हूँ, 30 बरस हो गए मेरे को राजनीति देखते हुए यहाँ पे, 40 बरस बल्कि यूं समझो। अफीम के बिना यहाँ पे संसदीय अफीम के बिना राजनीति होती ही नहीं है यहाँ पे संसदीय क्षेत्र में, चाहे कोई भी हो। धर्म का और मेरी शुरू से कर रहा था मैं, अब धर्म पे तो ज्यादा क्या कहे, लेकिन धर्म तो ये भारत देश में तो धर्म का नशा तो सभी को है, किसको नहीं है? जो मीना जी ने कही थी, मेरा उस पे जवाब था। किसको नहीं है धर्म का नशा? किसको नहीं है? यार जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए प्लीज। भुवनेश जी बोले प्लीज, बीच में नहीं बोलेंगे कोई भी। तो मैं अफीम की राजनीति में बता रहा था कि पिछले 30 साल जसवंत सिंह जी जब यहाँ से जीते गए थे, उसके बाद से बीजेपी ने यहाँ से एक अफीम की राजनीति पकड़ ली। पट्टे बढ़ाना, लगातार बढ़ाना, लगातार बढ़ाना, लगातार बढ़ाना। डिमांड कितनी है उससे कोई लेना देना नहीं है। हालत यहाँ थी कि 2 साल पहले 8/29 एक धारा है एनडीपीएस एक्ट में, जिसमें अफीम देने वाले को भी पकड़ा जाता है। पुलिस ने उस पर कार्रवाई की है, एजेंसीज ने कार्रवाई की, तो यही नेता सब विरोध में थे कि नहीं, और अभी भी इन्होंने पूरा दबाव बना रखा कि 8/29 खत्म की जाए। तो ये सारी राजनीति ही अफीम की है। यहाँ पे रेलवे का कितना विकास हो गया, किले का कितना विकास हो गया, सड़कों का कितना जाल बिछ गया, क्या हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अफीम किसानों को कौन ज्यादा खुश कर सकता है, उसको ज्यादा वोट मिलते हैं। तो उसमें आप किसको आगे पाते हैं आज की स्थिति में? मैंने बताया ना 12,000 से 19,000 पट्टे दिलवा दिए हैं पिछले 10 साल में। ठीक है, ठीक है। कोडिन, मतलब आपके सरकार को कोडिन की कितनी जरूरत है, इसका कोई एनालिसिस नहीं है। सुन रहे हैं डॉक्टर चेतन राजपुरोहित? बिल्कुल बिल्कुल सुन रहा हूँ, बिल्कुल सुन रहा हूँ। मैं कहना भी चाहता हूँ, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी की लोक कल्याणकारी योजना है, चाहे हर घर नल योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे मुफ्त राशन हो, ये सब। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, वो जब आदमी के घर में नल लगता है, महिला पानी भरती है, तो प्रधानमंत्री जी को याद करती है। जब खाना बनाती है, गैस के सिलेंडर को काम में लेती है, तो प्रधानमंत्री जी का नाम लेती है। जब उस जिस घर में रहती है, पहले झोपड़ी से पक्के मकान में आती है, तो प्रधानमंत्री जी का नाम लेती है।
और ये जो लाभार्थी है, ये लाभार्थी एक बहुत बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी का बताता है। और वो लाभार्थी जो एक नई डॉक्टर चेतन राजपुरोहित, इस देश के नागरिकों को आपने लाभार्थी बना दिया है। अब नागरिक तो बचे नहीं है, लाभार्थी बचे हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया लाभार्थी एक वर्ग है। 24 पर हमारी हर दिन कोशिश रहती है कि समाज में जो कुछ हो रहा है वो समाज के साथ साझा करें। चित्तौड़गढ़ की जो राजनीति है वो पूरी तरह से अफीम पर केंद्रित है और अफीम की राजनीति बीजेपी ने बहुत अच्छे से सीख ली है। और अगर बीजेपी की अफीम की राजनीति इस वक्त काम आई तो सीपी जोशी के चुनावी नतीजों में तब्दील होगी। और अगर उदयलाल आंजना जो इस अफीम के व्यापार के पुराने खिलाड़ी हैं वो इसमें बाजी मारते हैं तो चुनावी दंगल में सीपी जोशी की परेशानी बढ़ा सकते हैं। अभी तो चुनावी माहौल बनना शुरू हुआ है, आने वाले दिनों में और तस्वीर साफ होगी। आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ और अपने सुझाव अपने लोकसभा क्षेत्र के बारे में अगर आप कुछ हमसे साझा करना चाहते हैं तो हमारे YouTube और Facebook चैनल पर कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय, अपने सुझाव भेज सकते हैं। आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।